अच्छा तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो है रेवेन्यू के हिसाब हवाले से कि हम अपने बिजनेस के अंदर हम अपने जिस किस्म का भी बिजनेस हमारा चल रहा है, जो भी चीजें हैं अ, उसको हम किस तरीके से हम्म, उसको हम किस तरीके से उसका रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले एक वॉरेन बफेट एक हजरत है, बिजनेस मैग्नेट है, इन्वेस्टर हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास इनके बहुत बड़े 20th सेंचुरी में बहुत बड़े कारनामे भी हैं हमारे पास। तो बहरहाल इनका एक प्रोग्राम था, इनका एक प्लान था कि हम लोग किस तरीके से पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी जो जितने भी लोग हैं उनको हम किस तरीके से प्रोडक्ट दे सकते हैं, और प्रोडक्ट के साथ साथ उनके हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, यानी कि हम अपना रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। सो रेवेन्यू मॉडल, जैसे बफेट भाई ने हमें कहा था, तो उसको हम लोग लेके चलते हैं कि क्या हमें रेवेन्यू मॉडल क्या सिखा रहा है। पहले तो ये पता होना चाहिए रेवेन्यू मॉडल इज पार्ट ऑफ बिजनेस मॉडल, जो कि फिफ्थ पोजीशन रखता है अपनी हमारे बिजनेस प्रोसेस मॉडल के अंदर। तो उसको हम लोग ये चीजें हैं। अच्छा जी, सबसे पहले रेवेन्यू मॉडल, पहला पॉइंट, व्हाट वैल्यू इज द कस्टमर पेइंग फॉर, हाउ डज द कंपनी मेक मनी फ्रॉम ईच कस्टमर सेगमेंट। और रेवेन्यू मॉडल बेसिकली है क्या, डायरेक्ट सेल्स आर द स्ट्रेटजी। और फिर हमारे पास है पॉइंट, सॉरी, प्राइसिंग इज द टैक्टिक्स, फी, सब्सक्रिप्शन एंड दिस एंड दैट। अच्छा, रेवेन्यू मॉडल सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, पहले हम लोगों ने देख लिया था कि हमारी कस्टमर सेगमेंटेशन क्या है, हमारा कस्टमर रिलेशनशिप क्या है, कस्टमर बनेगा कैसे, सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो अब हमने क्या देखना है कि हम लोग ना रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे। सो रेवेन्यू जनरेट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, मॉडल क्या है, जैसे अगर हम लोग डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे हम लोग देखते हैं फेयर प्राइस शॉप, वो डायरेक्टली सेल है। इनडायरेक्ट सेल हमारे पास शॉप्स पे भी चीजें आ रही है। तो एक ये भी तरीका कार है रेवेन्यू जनरेट करने का, कि हम लोग अपनी फेयर प्राइस शॉप पे भी अपना आइटम जो है वो सेल आउट कर सकते हैं, यानी क्लाइंट, कस्टमर, एंड यूजर डायरेक्ट डायरेक्ट आपके पास आए और वहां से आपकी प्रोडक्ट ले सकता है। प्राइसिंग प्राइसिंग एक बहुत बड़ी चीज है। देखिए, हम अगर जाते हैं इम्तियाज, जैसे मैं उस दिन इम्तियाज गया, तो मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे एक जो बॉटल है टैंक की, या एक बॉटल है जैम की, उसका वही प्राइस है जो हमारे घर के पास जो एक जनरल स्टोर है उसके पास, सेम प्राइस है। लेकिन इम्तियाज चूंकि बड़ा भी बहुत है, फिर उसके साथ साथ उसके अंदर एम्प्लॉयज भी काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, सफाई का निज़ाम है, एयर कंडीशन है। फिर सबसे बड़ी बात, हर एक शेल्फ पे कोई ना कोई इनका सेल रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद है। फिर उनके बैक एंड पे अगर आप देखें, वेयर हाउस है, वेयर हाउस के बिहाफ पे, वेयर हाउस के एंड पे वहां पे जितने लोग काम कर रहे हैं उन सबकी सैलरीज हैं। तो सैलरीज भी तो उनको पे हो रही है ना। तो इम्तियाज अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रहा है, और इम्तियाज उन आइटम्स की प्राइसिंग कैसे कर रहा है, ये एक सोचने की बात है हमारे पास, कि वो अपना रेवेन्यू मॉडल किस तरीके से जनरेट करता है। देखो, हमेशा आप याद रखो कि जब भी हम लोग बल्क अमाउंट में जो भी प्रोडक्ट रखते हैं, तो वो हमारी कॉस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क डालता है। जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब भी हम किसी भी आइटम को, या मैं फॉर एग्जाम्पल अपने लिए 2,000 विजिटिंग कार्ड छपवाने जा रहा हूँ, उसकी कॉस्ट वही होगी। या फॉर एग्जाम्पल 1 रुपए का कार्ड पड़ेगा मुझे, या 2 रुपए का कार्ड पड़ेगा मुझे। लेकिन अगर मैं वही कार्ड 100 पीसेस में छपवाना चाहूंगा, तो वो मुझे नहीं छाप के देगा, यानी कि उसकी कॉस्ट मुझे बहुत ज्यादा पड़ेगी। सो यहाँ पे प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट कैसे होता है कि जब आप इम्तियाज हमारा डायरेक्ट कंपनी से, या डायरेक्ट प्रोडक्ट वहां से वेयर हाउस से नहीं, डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से लेता है, तो वहां से उसको कंपनी प्राइस में पैसे मिलते हैं। यानी कि जो कंपनी रेट होता है, कंपनी वहां से जब बल्क में उसको अमाउंट देती है, तो उनको भी पता है कि भाई हमारा एक बल्क अमाउंट में एक साथ सामान जा रहा है, वो उसको उसी कॉस्ट में देते हैं जो कॉस्ट उनकी रियल पड़ रही होती है, उससे 1 आध 2 रुपए ऊपर रख के अपना प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट करती रहती है ऑर्गेनाइजेशन।
अब इम्तियाज कैसे काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिचेल्स की जैम लेके आया जो कि 146 या 150 रुपीज की है। तो जब उसने इम्तियाज ने उससे परचेज की होगी, तो वो उसने इम्तियाज ने हो सकता है 90 रुपीज की ली हो, या हो सकता है उसने 80 की ली हो, या उसने 100 रुपीज की ली हो। हम लोग लगा लेते हैं कि चलो यार उसने 90 रुपए की ली, 90 रुपीज की ली कंपनी से। वहां तक पहुंचते पहुंचते वेयर हाउस के एंड शेल्फ तक आते आते एक पर्टिकुलर जैम की जो बॉटल है, उसकी प्राइस इम्तियाज को पड़ चुकी है 95 रुपीज, जिसमें वो अपनी कॉस्टिंग कर चुका है वेयर हाउस से लेके आने तक, और बीच में जो प्रोसेस हुआ है। अब वो जो बाकी प्रॉफिट उठा रहा होगा हमसे, यानी कि 46 रुपीज, 100 लगा लो, अगर 46 रुपीज अगर वो ले रहा है हमसे, वो किस चीज के ले रहा है? वो हमसे ले रहा है कि उस 46 में वो अपना प्रॉफिट भी रख रहा है, वो 100 रुपीज में वो जो हमें इम्तियाज सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी भी कॉस्ट निकल रही है, फिर साथ साथ इम्तियाज जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबकी सैलरीज भी निकल रही है। सो एक जैम की बोतल पे इम्तियाज का जो ओनर होगा, उसकी जेब में सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 3 रुपए या 2 रुपए पर बॉटल जा रहा होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या 5 रुपीज जा रहे होंगे, या 6 रुपीज जा रहे होंगे, इससे ज्यादा उसकी जेब में नहीं जा रहे होंगे पर बॉटल। तो जितनी ज्यादा अब वो उसके अंदर प्रॉफिट की बात होती है, अपने सारे एक्सपेंस निकाल चुका, सब कुछ कर चुका, अब उसके बाद जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, वो 6 रुपए हो रहा है। तो वो 6 रुपए क्या हो रहे हैं, वो उसकी अपनी पर्टिकुलर, उसने मेक मनी कर लिया, उसने अपना पैसा बना लिया। ठीक है जी, तो प्राइसिंग और रेवेन्यू मॉडल यहाँ पर हमें समझ आ गया। अब यहाँ पर एक सवाल है, हाउ डज द कंपनी मेक मनी फ्रॉम ईच कस्टमर सेगमेंट? अब देखें, इम्तियाज के पास जो मिचेस की जो बॉटल थी, वो उसने मेरे ख्याल में 250 की आती है, 250 ml की है, 250 ग्राम की है मेरे ख्याल से। तो भाई मेरी जेब में ना 150 रुपये नहीं है, मैं नहीं ले सकता मिचेस की जैम, तो उन्होंने क्या किया, एक छोटी बोतल भी रखी है। अच्छा, मैं मिचेस फिर भी नहीं ले सकता। अब उन्होंने क्या किया, हमदर्द, ओ सॉरी, अहमद का भी उन्होंने जैम रख दिया, शीजान का भी उन्होंने जैम रख दिया, और एक और जैम भी रख दिया। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे कस्टमर सेगमेंटेशन होती है। भाई मेरी जेब में 150 रुपये नहीं है, मैं अहमद की या मैं शीजान की 120 110 वाली जैम ले लूंगा, वही वही उसका वेट वेट भी उसका वही होगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे कस्टमर सेगमेंटेशन आ गई। तो भाई कस्टमर सेगमेंटेशन के हिसाब से कि एक कस्टमर मिचल्स नहीं ले सकता, तो वो फिर 120 रुपए वाली जैम ले ले, जो जिससे वो इम्तियाज स्टिल अपना पैसा बना लेता है। ठीक है, अब वो उसको वो बॉटल 90 रुपए की नहीं पड़ी होगी, उसको वो बॉटल मजीद सस्ती पड़ी होगी, उसको वो बॉटल 70 रुपए की पड़ी होगी, स्टिल 70 रुपए की पड़ी होगी। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट वैसे ही कम है एज कम्पेयर टू मिचल्स के हिसाब से। ठीक है जी, तो ये चीज है हमारे पास। सो सबसे टॉप पॉइंट है हमारे पास, व्हाट वैल्यू इज द कस्टमर पेइंग फॉर? हमारा जो कस्टमर है वो किस चीज के लिए हमें पैसे दे रहा है। जैसे हम कहते हैं कि भाई मिचल्स का जैम है, तो मिचल्स के जैम के लिए वो मैं उसको 150 रुपीज क्यों दूं? इसलिए दूं क्योंकि मिचल्स का जो फ्लेवर है, मिचल्स की जो क्वालिटी है, और मिचल्स की जो प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड बना हुआ है, वो कंपैरेटिवली बाकी फूड आइटम से बेहतर है, जब भी तो वो महंगा दे रहे हैं। इसलिए जब मैं अगर कहूँ कि यार नहीं, मैं बरकत ऑयल लेकर आ गया और बरकत ऑयल में मैंने खाना बनाया, तो अब मैंने किए हैं मेरे ख्याल में 200 रुपये लीटर है, 1 लीटर, वो मैंने उसको पे ऑफ कर दिया। लेकिन क्या हुआ, मैं जब उस पर खाना बना रहा हूँ तो मैं कहता हूँ यार अजीब सा खाना आया है यार, जायका अजीब सा, मैंने जो 200 रुपये दिए हैं पर लीटर वो मेरे जाया हो गए। लेकिन तो बहुत महंगा है यार, फजूल का महंगा है। अब मैं कहता हूँ नहीं यार, मैं हबीब ऑयल लेके आता तो, और वो 220 या 230 का पैकेट है, 1 लीटर। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ यार, हाँ यार 230 रुपये दिए हैं, सही है, बेहतर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं हमारे एरियाज में करीब में इधर उधर जिंगर बर्गर मिल रहे होते हैं। नई शॉप खुलती है तो यार 99 रुपए का जिंगर बर्गर या 120 रुपए का जिंगर बर्गर, वो क्या है, वो हमें हम उसको 100 रुपए दे रहे हैं, वो हमें 100 रुपए के बिहाफ पे हमें एक बर्गर बना है। तो हम अगर कहें कि यार 100 रुपए के अंदर ना बेहतरीन बर्गर यार, बड़ा भी है और उसका टेस्ट भी अच्छा है, उसके अंदर जो लेग पीस है, जो भी उसके अंदर जो पीस रख के दे रहा है हमें मीट का, वो उसका भी टेस्ट अच्छा है, साथ में प्राइस भी दे रहा है और कॉस्ट भी दे रहा है। तो यार हम कहते हैं यार 100 रुपए में बेहतरीन चीज है।
सो हम लोग क्या करेंगे कि उस बर्गर को लाइक करना शुरू करेंगे, इसलिए क्योंकि जितनी वैल्यू हमारे पैसे को दी गई है हमें उतनी ही प्रोडक्ट मिली है। ठीक है, तो कस्टमर हमें हमेशा कहता है कि मैं आपको जितने पैसे दे रहा हूँ उतने ही पैसे की चीज मुझे वहां से मिलनी चाहिए। सो आगे देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स। A revenue stream is the price I charge the customer. I set the price based on how much it costs me to make it. My price has to be less than my competitor price. कॉमन मिस्टेक जो ड्यूरिंग द बिजनेस स्टार्टअप में हम लोग करते हैं रेवेन्यू स्ट्रीम के लिए कि यार मैं वही प्राइस लूंगा, मैं वही प्राइस स्ट्रीम रखूंगा जो मुझे उन अपने कस्टमर से लेनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेवेन्यू स्ट्रीम इज द प्राइस आई चार्ज एज। मैं जितने पैसे कस्टमर को रखूंगा, यानी जितने चार्ज मैं कस्टमर को करूंगा उसी कस्टमर के चार्ज में मुझे अपना प्रॉफिट भी निकालना है, मुझे अपना रेवेन्यू भी निकालना है, मुझे अपने सारे एक्सपेंसेस निकालना है, तो मैं वही चार्ज करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि देखिए अगर आप यही चीज रखेंगे और अगर आपकी सोच ऐसी है तो हो सकता है आपका जो नेक्स्ट कंपेटिटर है या जिसने दूसरी आपके सेम जैसी प्रोडक्ट बनाई हुई है वो ऐसा नहीं सोचता। वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को सोचता है कि नहीं यार कस्टमर मेरा ज्यादा से ज्यादा हैप्पी कस्टमर है। अगर वो हैप्पी कस्टमर नहीं है तो वो आपके पास कभी भी नहीं रुकेगा। तो ये यहाँ पे रिलेशनशिप की बात आ गई, वैल्यू प्रोपोजिशन की बात आ गई। सो सेकंड पॉइंट, आई सेट द प्राइस बेस्ड ऑन हाउ मच इट कॉस्ट मी टू मेक इट। अब ये भी गलती है। ये गलती क्या है, मैं कहता हूँ नहीं यार बिल्कुल ही जो है कस्टमर को ना अच्छी से अच्छी चीज मिल जाए। मुझे 100 रुपए का मक्खन बन के मिला है तो जो है ना मैं उसको 100 500 रुपए में दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबल। ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि 100 रुपीज तो आपकी कॉस्ट निकलेगी, टोटल कॉस्ट सिर्फ उसकी प्रोडक्ट बनाने में, सिर्फ उसको डिजाइन करने में या उसको रखने में। अब आपने उसको जो मूव करवाना है, वेयर हाउस करवाना है, मार्केटिंग करनी है, इधर उधर रखना है, उसको फिर आप जो 5 रुपीज आपने जो उसके ऊपर रखे हैं उसमें आपका रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो 5 रुपए में आप अपना वेयर हाउस भी मेंटेन कर रहे हैं, आप अपना मार्केटिंग भी मेंटेन कर रहे हैं, आप उसमें ट्रैवलिंग भी मेंटेन कर रहे हैं, फिर आप उसमें अपनी एम्प्लॉयज की सैलरीज भी निकाल रहे हैं, तो इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है जी। माई प्राइस हैज टू बी लेस देन माई कंपेटिटर प्राइस। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट रखना चाह रहा हूँ जो मेरे कंपेटिटर से प्राइस में कम होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कंपेटिटर जो है वो मेरे से आगे ना हो सके, तो ना ना हो सके आगे, तो उसके लिए आपको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू योर कंपेटिटर। तो जब आप अपनी क्वालिटी ऊपर करेंगे तो नो डाउट आपकी कॉस्ट तो ऊपर आएगी। फिर जब आप कहते हैं कि नहीं मैं कंपेटिटर के मुकाबले में अपनी कॉस्ट कम रखूंगा, तो वो आप उसको पूरा नहीं कर पाते। क्यों नहीं पूरा कर पाते? क्यों? क्योंकि आप क्वालिटी पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, लेकिन जब आप कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर जाते हैं तो वो फिर आपको प्रॉफिट मार्जिन या आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम आपको नहीं निकाल के देता। हम शुरू में कहते हैं नहीं यार अच्छी बिक्री हो रही है, सेट चल रहा है, सब सही चल रहा है, लेकिन हर एक प्रोडक्ट का सीजन भी होता है। अगर वो सीजन में नहीं बिक रही है तो से आप वहां पे फंस भी सकते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है यार, अगर आप देखें आप लोग नॉर्मल हालात में ये बेसन नहीं लेके आते। आजकल देखे रमजान आ रहे हैं तो सारे लोग जो है वो बेसन की तरफ भाग रहे हैं, यार बेसन लेना है, बेसन लेना है, समोसा पट्टी लेनी है, रोल पट्टी लेनी है, घरों में बनाएंगे, ये करेंगे, तो कॉस्ट उससे वो चीज बढ़ जाती है। तो पूरे साल की जो कॉस्टिंग होगी एक बेसन बनाने वाला जो बंदा होगा वो पूरे साल में पूरा प्रॉफिट वहीं से निकाल लेगा। तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ हम लोग रमजान में इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल है, अपने घरों में नॉर्मल है। तो बिजनेस बिजनेस के हवाले से, कपड़ों के हवाले से बात कर लो, सैंडल्स के हवाले से बात कर लो, शादियों का सीजन होता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड या ऑल ओवर दी कंट्री, तो उसमें किस तरीके से चीजें बिक रही होती है। तो हर एक चीज का सीजन होता है, उस सीजन के हिसाब से भी आप अपने कंपेटिटर को बीट कर सकते हैं, अपने कंपेटिटर से ऊपर आ सकते हैं। द टू की क्वेश्चंस, व्हाट आर माय रेवेन्यू स्ट्रीम, विद इन दी उसी अपनी बाउंड्री में रह के विद इन द रेवेन्यू स्ट्रीम हाउ डू आई प्राइस द प्रोडक्ट, व्हाट आर माय रेवेन्यू स्ट्रीम। पहला सवाल ये है कि देखें द स्ट्रेटजी द कंपनी यूज टू जनरेट कैश फ्रॉम सेगमेंट। जो पहला सवाल है उसका जवाब आगे है कि कोई भी हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी क्या बनाते हैं। देखिए स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुका था। स्ट्रैटेजी
द कंपनी यूज टू जनरेट कैश फ्रॉम ईच कस्टमर सेगमेंट। हमारा जो कस्टमर है, हमारा जो क्लाइंट है, हमारा जो एंड यूजर है, उससे आपने पैसा कैसे निकालना, ये स्ट्रेटेजी होती है रेवेन्यू जनरेट करने की। अब उसके लिए आप क्या करते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट का हर तरह का मॉडल अपनी मार्केट में भेजते हैं। मीन्स आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम कैसी है, तो हम पाकिस्तान के हिसाब से ही स्ट्रेटेजी बनाएंगे। हमें पता है कि यार पाकिस्तान के लोग इतनी ज्यादा एक्सपेंस, जो नॉर्मल लोग हैं वो ज्यादा एक्सपेंसिव चीज नहीं ले सकते, तो हम उसी लिहाज से अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ओ सॉरी, रेवेन्यू की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। फिर हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर आईफोन की खपत इतनी ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली इंग्लैंड या कनाडा। ठीक है, क्यों क्यों नहीं है भाई खपत? क्योंकि यार पाकिस्तान के लोगों की जेब की गुंजाइश इतनी नहीं है, 1.5 लाख 2-2 लाख का सेल फोन ले रहे हैं, तो बिला वजह क्यों ले रहे हैं? तो उसी कंपेटिटर के मुकाबले में वो कोई सैमसंग ले लेंगे या कोई और अच्छा सेट ले लेंगे। तो स्ट्रेटेजी हमें रखनी पड़ेगी कि हमने पाकिस्तान में किस तरीके से रखनी है अपनी चीजें। फिर गाड़ियों, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं, गाड़ियों की लाइन की, तो अगर आप होंडाई की गाड़ियां देखें, तो पाकिस्तान में आपको होंडाई की ज्यादा से ज्यादा क्या नजर आएगी? पीली टैक्सी, जो बहुत पहले चलती थी, और होंडाई की सेंट्रो आपको नजर आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पाकिस्तान में होंडाई नहीं है, क्योंकि उसका मार्केट ही नहीं है। सो कस्टमर सेगमेंटेशन यहाँ पे नहीं है। अगर आप इंडिया चले जाएं तो आपको हुंडई की एक से एक गाड़ियां मिलना शुरू हो जाएगी, उनका उनकी शेप, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी मिलना शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान में अगर हम किसी कार को देखें तो उसके अंदर वो फीचर्स नहीं है जो किसी इंडिया की गाड़ी में मौजूद है। जैसे हम पाकिस्तानी टोयोटा करोला यारिस की एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यारिस इंडिया की कुछ और है, पाकिस्तान की कुछ और है। तो कस्टमर सेगमेंटेशन की बात हो रही है, पाकिस्तान को लूटने का एक मरकज बनाया हुआ, तो जो आता है लूट के चला जाता है, तो हमारी पॉलिसी गलत है। सेकंड, कस्टमर सेगमेंटेशन। अच्छा, फिर सऊदी अरब की हम बात कर लेंगे। सऊदी अरब में लोगों के पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि वो बस उनको अपना नहीं पता। तो वहां पर अगर कोई, होंडाई ने अपना बहुत अच्छा बिजनेस रखा हुआ है। होंडाई ने अपना बिजनेस ऐसे रखा हुआ है कि वहाँ के जो अरब है वो, आप सबको पता है कि थोड़े से अयाश होते हैं। तो वो अयाश होते होते उनको एक गाड़ी आज पसंद नहीं आई, तो यार बेचो यार, दूसरी गाड़ी ले लेते हैं। तो वहाँ पे होंडाई जो है वो हर साल अपना एक मॉडल फेंकती है। क्यों? जो लोगों को पता है, क्योंकि स्ट्रेटेजी उनको मालूम है कि यार हमने अगर हर साल अपना मॉडल नहीं फेंका, तो यहाँ पर जो अमेरिकन बेस्ड या चाइना बेस्ड जो गाड़ियां हैं वो अपने आप को ऊपर कर लेंगी, तो हमें कुछ ना कुछ गाड़ी की एरोडायनामिक्स चेंज करके ऊपर लेके आना पड़ेगा। सेकंड, आप टोयोटा कोरोला 2015 और टोयोटा कोरोला पाकिस्तानी 2015 में अगर आप वहाँ पे डिफरेंस देखें तो जमीन आसमान का फर्क मिल जाएगा आपको। उनके टायर की क्वालिटी, सारी चीजें फर्क, क्यों? कस्टमर सेगमेंटेशन, क्योंकि वहाँ की जो ड्राइव है वो 150 प्लस पे जाती है, और पाकिस्तान में आप नॉर्मल रोड पे 150 प्लस नहीं चला सकते। हाईवे पे भी आप 150 प्लस पे नहीं जा सकते, मैक्सिमम स्पीड हमारे पास 120 है। तो वहाँ पे नॉर्मल स्पीड 170 200 ऐसे चल रही है। तो वहाँ की सेगमेंटेशन जाहिर है कुछ और है। तो वहाँ पर इसलिए उनकी गाड़ियों की एरोडायनामिक्स, इंजन की क्वालिटी, मजबूती, चेसिस और सस्पेंशन वगैरह वो आपको मजबूत रखनी पड़ेगी। तो वहाँ पर कस्टमर सेगमेंटेशन है। तो इसी तरीके से वहां पर रेवेन्यू स्ट्रीम इस तरीके से जनरेट किया जाता है। सो कस्टमर सेगमेंटेशन को देख के, कस्टमर की मेंटालिटी को देख के, कस्टमर की डिमांड को देख के, कस्टमर की नीड्स को देख के हम लोग ये फैसला करते हैं कि हमने इनकी जेब में से पैसा कैसे निकालना। ठीक है जी। प्राइसिंग मॉडल, यहाँ पर ये प्राइस मॉडल की बात हो रही थी, ये वाली जो स्लाइड जिसके अंदर क्वेश्चन था हमारे पास, व्हाट इज द रेवेन्यू स्ट्रीम, विद इन द रेवेन्यू स्ट्रीम हाउ डू आई प्राइस द प्रोडक्ट। तो the tactics you use to set the price in each customer segment। देखिए, हम लोग अपनी टैक्टिक्स बनाते हैं, हम लोग अपना अगेन कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं जो कि हमें ज्यादा प्रॉफिट दे सके। अब देखें, तरंग है। अब तरंग की टैक्टिक क्या है, प्राइसिंग मॉडल उनका क्या है कि उन्होंने 10 रुपए वाला भी लॉन्च कर दिया। उनको प्रॉफिट चाहिए भाई, क्योंकि उनको पता है कि हमारी कस्टमर सेगमेंटेशन में यही लोग उन चीजों को खरीदेंगे। अच्छा, फिर तरंग का वो लोग 1 लीटर वाला पैक क्यों नहीं देते? क्योंकि कस्टमर सेगमेंटेशन नहीं है, तो प्राइसिंग मॉडल वहीं पर उठेगा। अच्छा जी, अब अगर वो 1 लीटर वाला पैक दे भी दे, पहली चीज वो दूध तो है, वो एक से मिल्क वाइटनर है। तो उनको टैक्टिक्स क्या यूज करनी पड़ती है कि यार नहीं, हमारी जो पर्टिकुलर जो कस्टमर सेगमेंटेशन है वो छोटे गरीब लोग हैं, और वो
इतना बड़ा वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हमें उसी लिहाज से उसकी प्राइसिंग भी करनी है। फिर हम लोग टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि जैसे वो एक लड़की अपने घर में आती है और अपनी अम्मी से कहती है कि भाई मेरी दोस्तें आई हैं और चाय बनानी है। तो अब वो क्या दिखाते हैं उसको कि एक 10 रुपए वाला या मेरे ख्याल में 20 रुपए वाला चाय का साशे दिखाते हैं। अब वो 20 रुपए वाला चाय का साशे जो है वो उनको ये दिखाने के लिए शो ऑफ किया जा रहा है, यार देखिए इस 20 रुपए के साशे में आप 5 बंदों की या 6 बंदों की चाय आराम से बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसके अंदर इतनी चाय की क्वांटिटी है 20 रुपए में कि आप एक वक्त में इतनी सारी चाय बना सकते हैं। तो अब उस 20 रुपए के अंदर मार्केटिंग भी हुई है और उस 20 रुपए में आपकी ये चीजें भी हुई है। तो अब यहाँ पर होता क्या है, वो साशे का पूरी पूरी वो आम लफ्जों में कहते हैं लड़ी, लड़ी या पूरी उसकी वो चेन मिलती है साशे की। उस साशे की चेन में क्या होता है कि बहुत सारे साशे मिले होते हैं और आप चाहते हैं 11 रुपए में 20 रुपए वाला साशे दे और निकालना शुरू कर दें, तो वहां से भी उनका एक प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट होता है। हमारे घर में खवातीन है, सबके घर में है, ठीक है, तो कोई आपने कोई मसाला वगैरह अगर शॉर्ट हो गया, कम पड़ गया, तो आप कहते हैं यार वो एक काम करो यार, वो मिलता है ना, क्या कहते हैं साशे, कढ़ाई मसाले का, गोरो मसाले का, वो लेके आ जाओ। तो वो भी आप लेके आ जाते हैं। कस्टमर सेगमेंटेशन है ये। अब वहां से आप लोग कैसी ऐसी टेक्टिक्स यूज करते हैं कि वहां से हम लोग प्राइस को निकाल सके। अब हम कहें कि यार 50 रुपए का डब्बा मिलता है या 55 या 60 रुपए का डब्बा मिलता है मसाले के डब्बे का, ठीक है, और उस मसाले के डब्बे के इतना उसकी क्वांटिटी इतनी होती है, तो मैं 20 रुपए का कितना दूं उनको। तो ये भी मेरी एक प्राइसिंग टैक्टिक है। अच्छा जी, इसी तरीके से प्राइसिंग टैक्टिक हम लोग सॉफ्टवेयर साइड पे देख लेते हैं। हमें जो एप्लीकेशन मिलती है, ये SWVL हो गई हमारे पास, एयरलिफ्ट हो गई, अब इनकी टैक्टिक्स क्या है, यार कस्टमर सेगमेंटेशन तो है, लेकिन हम लोग उसमें से अपना प्रॉफिट रेवेन्यू या रेवेन्यू स्ट्रीम कैसे जनरेट करें। वो लोग मूव कर गए इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग की तरफ, यानी कि ऐप जितनी बार खुलेगी जितने ज्यादा उसके व्यूज आएंगे, जितने ज्यादा आप एक दफा खोलते हैं तो उनके व्यूज बढ़ते रहते हैं, जितने ज्यादा उनके व्यूज बढ़ेंगे उसी हिसाब से उनको डॉलर में पैसा मिलता रहेगा। तो ये टैक्टिक्स हमारी कस्टमर सेगमेंटेशन को यूज करके हुआ जाता है। ठीक है जी। व्हाट वैल्यू आर द कस्टमर विलिंग टू पे फॉर। आप जो है वो दूध लेने जाते हैं दुकान पे और आप कहते हैं भाई मुझे 1 लीटर दूध दे दो, तो दुकानदार कहता है भाई 200 रुपए का। कहता है भाई क्या हो गया यार, हर जगह तो 100 130 रुपए का 115 रुपए का मिल रहा है, तुम क्यों 200 रुपए का दे रहे हो। जो दुकानदार कहेगा कि नहीं नहीं भाई ये ऐसा है और ये वैसा है, और हम मेरा जो मेरे पास जो दूध है वो ऐसा है वो वैसा है, तो कस्टमर आपको पे ही नहीं करेगा। तो भाई क्या हो गया, 200 रुपए 100 रुपए एक्स्ट्रा पैसे में क्यों दूं। आप अगर ले रहे हो तो 2-3 रुपए ऊपर ले लें, 5 रुपए ऊपर ले लें, लेकिन ये तो ऐसे तो है नाइंसाफी वाली बात है। तो कस्टमर कभी भी विलिंग ही नहीं होगा कि नहीं भाई क्या हो। आप मार्केट जाते हैं, ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, लड़के या लड़कियां मार्केट अगर जाते हैं कपड़े लेने, तो एक लड़का जो है वो जीन्स की पैंट देखता है और सुंदर उसको क्लाइंट उसको दुकानदार कहता है भाई ये 2,000। भाई क्या होगा पागल हो, तुम 2,000 रुपये में क्या है इसमें। तो वैल्यू अगर आप कस्टमर को उस तरीके से देते हैं जितना उसको वो विल है, उसकी बिलिंग पावर है कि भाई मैं इतने पे कर सकता हूँ इतने पे नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो ये चीज है हमारे पास। हाउ डू कस्टमर पे फॉर प्रोडक्ट टुडे। हमारा जो कस्टमर है वो आजकल कैसे पे करता है अपनी चीजों को। तो अगर कोई बता सकता है तो मुझे बता दे, अगर बताना चाहता है तो। सारे सो रहे हैं। नो सर, उठे हुए। तो शुक्र है, इसलिए इसकी जो आवाज है। अच्छा, चैट में कौन आया है। तो बता सकते हैं कि आजकल हम लोग किस किस तरीके से पे ऑफ कर रहे हैं चीजों को। इजी पैसा की ऐप कोई यूज करता है। यस सर। हम्म तो इजी पैसा की ऐप में आपने उसमें देखा है
कि आप यस सर। कहाँ से? अच्छा, आप तो हाँ, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, जैस कैश है, तो मैं इजी पैसा की बात कर रहा हूँ। इजी पैसा में आप जाओ ना, तो यार उसके अंदर एक ऑप्शन है, मैं अभी देख लेता हूँ। उसमें जब आप जाते हैं तो आपको वो कहता है कि कुछ ऐसे टेलीनॉर इजी पैसा का जो सब्सक्राइब टू टेलीनॉर इजी कार्ड 150 इन जस्ट 100 रुपीज ओनली विथ इजी पैसा ऐप। तो ये ऐसी अवेल ऑफर भी हमारे पास आ रही होती है, बहुत सारी चीजें आ रही होती है हमारे पास। इसमें होता क्या है कि भाई अम, हाँ, इसमें होता क्या है कि हमारा जो कस्टमर है उसको हम लोग चीजें देते रहते हैं, ठीक है जी। तो ये है हमारा कस्टमर। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर अगर मैं साइन इन करता हूँ अपने पास, तो जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कस्टमर पे कैसे कर रहा होता है चीजों को। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इनका एक ऑप्शन है फ्यूल वगैरह का, बिल पेमेंट का या पेमेंट वगैरह का। उसके अंदर जब आप जाते हैं तो वो आपको 100 रुपए का, सॉरी, जो पेट्रोल है वो 100 रुपए का करके देते हैं, ऐसे करके देते हैं। अभी मुझे इसमें ऑप्शन एग्जैक्टली नहीं मिल रहा कि वो ऑप्शन है कहाँ पे, लेकिन इजी पैसा जो है वो इस तरीके से भी पे ऑफ कर रहा है, ठीक है। और इसके यस अलावा सर, हम बी लोग बी एनर्जी के नाम से जो है ना, और हैस्कोल, ये दो हाँ पेट्रोल मुझे पंप हैं जिनके ऊपर 100 रुपीज का मिलता है। हाँ, अब तो खैर पेट्रोल और कम हो चुका है, मुझे इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा, वरना मैं आपको अभी बताता। अगर किसी को ऑप्शन पता है सर तो मुझे काइंडली बता देना, ठीक है। तो ये सीन है। तो अब हम लोग इस तरीके से भी पे ऑफ करते हैं। मेरे पास नेटफ्लिक्स है अगर, तो मैं नेटफ्लिक्स का पे ऑफ कैसे कर रहा हूँ, मतलब उसको पे कैसे कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन पे करता हूँ, मैं जाता तो नहीं हूँ कहीं पे तो भाई ये बिल की लाइन में खड़ा हो गया यार, वो नेटफ्लिक्स के बिल जमा करवाना है भाई यार, 1500 रुपये आते हैं महीने, मैं ऐसा तो नहीं करता। अब मैं क्या करता हूँ कि भाई वो अपना ही जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उससे गया और ऑनलाइन ही पे ऑफ कर दिया, ठीक है। तो आज आजकल हम लोग किस तरीके से पे ऑफ कर रहे हैं, दूसरी चीज कार्ड स्वैप किया और वो पे ऑफ हो जाता है। और किस तरीके से पे ऑफ करते हैं हम लोग, ऑनलाइन में बहुत सारी चीजों को पे ऑफ करते हैं। मैं अपने लैपटॉप से जाता हूँ, अपना बैंक अकाउंट खोला, टक 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 करके मैंने अपनी बिल पे कर दी, ये तरीका भी है। मैं अपने मोबाइल ऐप से भी कर सकता हूँ, जैस कैश से भी कर सकता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिनसे हम लोग अपनी पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। कि ऐसा काम क्यों किया गया, ऐसा काम इसलिए किया गया ताकि हमारा जो कस्टमर है उसको हम लोग रोज बरोज सेफ साइड देते रहे और वो आराम से दूसरी चीजों को पे भी करता रहे। अच्छा, हाउ मच आर दे करंटली पेइंग, कितना पे कर रहे हैं। देखिए ऑनलाइन सर में मैं, प्रमोशन के अंदर है वो, इजी पैसा हाँ, के अंदर, प्रमोशन के अंदर। चलो मैं इसको देख लूंगा अभी ब्रेक में ना, इसी पैसा के अंदर प्रमोशन के अंदर है। मुझे मिल नहीं रहा, मैं देख लूंगा इसको। हम्म, चलो मैं इसको अभी देखता हूँ, मुझे जरा बता दें। अच्छा जी, तो बहरहाल कैसे पे कर रहे हैं हम लोग, हाउ मच आर दे करंटली पेइंग, हमारा जो कस्टमर है वो करंटली कितना पे ऑफ कर रहा है। अब देखें भाई, ऐसे पे ऑफ कर रहा है कि मैंने ऑनलाइन एक रिस्ट वॉच मंगवाई थी और वो रिस्ट वॉच मुझे पड़ी तकरीबन $37। तो अब उस $37 में मैं किन किन लोगों को पे कर रहा हूँ। वो जो घड़ी वाला है, जिसकी घड़ी है abc.com वाले की घड़ी है फॉर एग्जाम्पल, या तलहा जैन जो है हमारा, उसका एक ब्रांड है टीजेड, टीजी, टीजी के नाम से उसने एक प्रोडक्ट निकाला, उसमें वो घड़ियां बेचता है। तो मैं कहता हूँ यार मैं टीजी का ब्रांड पहनता हूँ भाई। अब वो टीजी की जो घड़ी होगी ना, वो होगी शायद $22 या $23, ठीक है। अब मैंने जो बाकी पेमेंट की है, $12 या $15 एक्स्ट्रा, वो किस चीज से पे किया है। हाँ हाँ, अवैस, मुझे तुमसे काम भी है अवैस, ये अवैस सर्वर ये नहीं, सॉरी। तो अब जो जो बाकी $10-15 पे ऑफ किए हैं वो किस चीज के पे किए हैं, वो मैंने इस चीज से पे किए हैं कि वहां से जो घड़ी जो मैंने मंगवाई है, जो रिस्टोर मैंने वहां से मंगवाई है, वो पाकिस्तान आने आने तक कितनी कॉस्ट, वो डिलीवरी भी तो है, होम डिलीवरी भी तो करके दे रहे हैं। वो जहाज में उड़ के आएगी, सारा कुछ होगा, फिर उसके बाद काम चलेगा उसका। सो उसको जो करंटली पे मैं हर एक लोगों को पे ऑफ कर रहा हूँ। मेरे पास अगर टीसीएस के थ्रू वो घड़ी आई है तो मैं टीसीएस को भी पे ऑफ कर चुका। तो मेरे रिश्तेदार थोड़ी लगते हैं कि मुझे फ्री में सारा कुछ करके दे, मैं पे ऑफ कर रहा हूँ सारी चीजों के। वहां से जो घड़ी फ्लाई करके आई है पाकिस्तान, उसका भी मैं पे ऑफ कर रहा हूँ। वेयर हाउस है मेरी घड़ी की जो सेफ्टी हुई है, मैं उसको भी पे ऑफ। तो हाउ मच आर दे करंटली पेइंग, मेरी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो $25 की घड़ी थी, और बाकी जो मैंने $12 पे किए हैं वो उसके अंदर डिलीवरी के चार्जेस थे, और उसके अंदर मेरे साथ ये चीज थी।
यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान में भी कि कितनी ज्यादा हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह, सॉरी ऑनलाइन परचेजिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर सारी की सारी चीजें मौजूद होती है। और स्टिल अभी भी मैंने बहुत सारी चीजें ऑनलाइन मंगवाई है, 2-3 ब्रांड्स के इधर उधर, तो काफी अच्छी चीजें आई हैं। ऐसा नहीं है, मैंने अली एक्सप्रेस यूज किया मैंने, और इसके अलावा मैंने जो हमारे पाकिस्तान के कुछ हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनसे मैंने कुछ चीजें मंगवाई, ये अभी लॉकडाउन में वगैरह, तो उनकी प्रोडक्ट नो डाउट अच्छी थी। तो ये क्या है कि अगर इन चीजों पे ट्रस्ट रखा जाए तो हम लोग करेंटली पे कर रहे होते हैं। मैं क्यों मार्केट में जाऊँ यार, कोरोना का डर है भाई, मैं इधर उधर जाऊंगा, मैं ऑनलाइन मंगवा लूंगा। मैंने ऑनलाइन किया और जो चीज मुझे चाहिए थी मैंने मंगवा ली, और 2-3 दिन बाद मेरे घर पे आ गई। उनकी कॉल भी आई बड़े तरीके से, उन्होंने कहा फिर आप इसको, जो मैंने कुछ आइटम्स मंगाए उसको आप यूज करें और आप हमें इसका फीडबैक भी दें, ये चीज। तो करंटली पे इस तरीके से हो रहा है। ब्रेक यहाँ पे, क्लास में मीटिंग एंड कर रहा हूँ, अगली मीटिंग में आओ और फिर उसके बाद नमाज का ब्रेक लेंगे, ठीक है जी। तो अगली मीटिंग में आप आए, यहाँ मीटिंग एंड कर रहे हैं, और फिर 5 मिनट में आप अगली मीटिंग में आए, ठीक है जी।